1815 की गर्मियों में वाटरलू की भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। यह वह संघर्ष था जिसने फ्रांस और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच रुक रुक कर चलने वाले युद्धों का अंत कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट के पतन की शुरुआत की। लेकिन यह खूनी संघर्ष बहुत महंगा साबित हुआ, जिसमें नेपोलियन को लगभग 26,000 हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि यूरोपीय सेनाओं को लगभग 24,000 हताहत हुए। इसे नेपोलियन युद्धों में दूसरा सबसे खूनी एक दिवसीय युद्ध माना जाता है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वाटरलू की लड़ाई से पहले के साल फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट के लिए विनाशकारी रहे। 1812 की गर्मियों में फ्रांस ने रूस पर आक्रमण किया, क्योंकि नेपोलियन की इच्छा थी कि वो देश को ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर कर सके। 6 साल पहले नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और फ्रांस को एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करना था। लेकिन रूस को इस नाकेबंदी में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और नेपोलियन ने उम्मीद की थी कि वो देश को फ्रांस का साथ देने के लिए मजबूर कर देगा। हालांकि नेपोलियन ने रूस को बहुत कम आंका, जिसने फैबियन रणनीति अपनाई। ये एक सैन्य रणनीति है जिसमें आमने सामने की लड़ाई से बचा जाता है ताकि विरोधी को थका दिया जाए। अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उनकी आपूर्ति में बाधा डालना, उनके मनोबल को प्रभावित करना और मारो और भागो की रणनीति अपनाना, यानी छोटी छोटी अचानक हमले करना जिसमें हमलावर हमला करने के बाद भाग जाता है, इससे पहले कि जिस पर हमला हुआ है वह पलटवार कर सके। रूसी लोग फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक युद्ध से बचना चाहते थे और हालांकि नेपोलियन के सैनिक देश की राजधानी मॉस्को पर कब्जा करने में सफल रहे, वे उसे अपने कब्जे में नहीं रख सके, क्योंकि वे लंबे और कठोर सर्दी के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस विनाशकारी असफल आक्रमण के कारण 3 लाख से अधिक फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हो गई और लगभग 2 लाख अन्य घायल हो गए। अगले वर्ष 1813 में नेपोलियन को यूरोपीय सेनाओं के गठबंधन, जिसमें रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन शामिल थे, द्वारा लाइप्जिग की लड़ाई में हरा दिया गया। रूस पर आक्रमण की तरह ही इस लड़ाई में भी फ्रांसीसियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उन्हें 18 अक्टूबर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब गठबंधन की सेनाओं ने उन्हें घेर लिया। फ्रांसीसियों के लिए हालात और भी खराब हो गए जब पीछे हटते समय एल्स्टर नदी के एक पुल को नष्ट करने का गलत आदेश दिया गया, जिससे हजारों सैनिकों की मौत हो गई और 30,000 और सैनिक पकड़े गए। इस लड़ाई में फ्रांसीसियों को लगभग 38,000 हताहतों का सामना करना पड़ा। नेपोलियन इसके बाद फ्रांस भाग गया, लेकिन गठबंधन सेनाएं उसका पीछा करती रहीं, जब तक कि मार्च 1814 में पेरिस में उसे पकड़ नहीं लिया गया। 6 अप्रैल को उसे सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके तुरंत बाद फॉन्टेनब्लू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 11 अप्रैल को हस्ताक्षरित इस समझौते को नेपोलियन और रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के बीच किया गया था, जिससे नेपोलियन का शासन और यूरोप के भीतर अधिकांश संघर्ष समाप्त हो गया और फ्रांसीसी नेता नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि नेपोलियन ज्यादा समय तक निर्वासन में नहीं रहे। 26 फरवरी 1815 को, यानी 1 साल से भी कम समय बाद, नेपोलियन उस द्वीप से भाग निकले और 1000 से अधिक समर्थकों के साथ फ्रांस की ओर रवाना हुए। पेरिस लौटने के बाद नेपोलियन का स्वागत उत्साहित समर्थकों ने किया। उनके भागने की खबर सुनते ही वियना कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने नेपोलियन को कानून से बाहर घोषित कर दिया और अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया सहित विभिन्न यूरोपीय देशों ने युद्ध की तैयारी में अपनी सैन्य इकाइयों को जुटाना शुरू कर दिया। जून तक नेपोलियन ने 3 लाख सैनिकों की एक सेना इकट्ठा कर ली थी और इस समूह को 3 हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि वाटरलू की लड़ाई में केवल लगभग 72,000 सैनिक ही भाग लेंगे। बाएं मोर्चे की कमान मार्शल मिशेल के पास थी, जबकि दाएं मोर्चे की कमान मार्शल इमैनुअल द ग्रूशी के पास थी। अगले कुछ दिनों में नेपोलियन ने बेल्जियम में आगे बढ़ते हुए गठबंधन की चौकियों पर कब्जा कर लिया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। गेबहार्ड वॉन ब्लूशर, जो प्रशियन सेना के कमांडर थे, और आर्थर वेल्सली की सेनाओं के बीच ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और एंग्लो मित्र सेना के कमांडर। नेपोलियन ने इन सेनाओं को एक साथ मिलने से रोककर अलग अलग उनका सामना करने की कोशिश की। उसे भरोसा था कि वह इन दोनों सेनाओं का एक एक करके सामना कर सकता है, बजाय इसके कि दोनों का एक साथ।
क्योंकि उसकी सेना की संख्या बहुत कम थी। 16 जून की सुबह के शुरुआती घंटों में वेलिंगटन को खबर मिली कि नेपोलियन शार्लेरॉय शहर में है और उसने अपने सैनिकों को एक गांव में इकट्ठा होने का आदेश दिया। इस गांव का नाम क्वात्र ब्राश था। ये वही जगह थी जिसे ऑरेंज के राजकुमार ने, जो बाद में नीदरलैंड के राजा बने, उस जगह को ऑरेंज के राजकुमार के साथ साथ प्रिंस कार्ल बर्नार्ड ऑफ सेक्स वाइमर आइजनात ने भी संभाल रखा था, जो खुद भी एक कर्नल थे। सैनिक क्वात्र ब्राश के चौराहे को संभालने में सफल रहे, इसका कुछ श्रेय डच डिवीजन में से एक के समर्थन को जाता है, जिसके नेता ने वेलिंगटन के उस आदेश की अवहेलना की थी जो उसे और उसके सैनिकों को नेवल शहर भेज देता। ऑरेंज के राजकुमार के नेतृत्व में लड़ रही छोटी टुकड़ी शुरू में फ्रांसीसी सेना के बाएं विंग के हमले को रोकने में सक्षम रही, लेकिन चूंकि वे संख्या में अधिक थे, मार्शल ने के सैनिक अंततः विरोधी सैनिकों को पीछे धकेलने में सफल रहे। इसके बाद हुआ संघर्ष अब क्वात्रेस ब्राचेस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और अंततः वेल्सली और उनके सैनिकों के वहां पहुंचने और फ्रांसीसियों को खदेड़ने में मदद करने के बाद एंग्लो सहयोगी जीत में बदल गया। उसी दिन बाद में नेपोलियन ने लिग्नी की लड़ाई में भाग लिया, जिसमें उनके सैनिकों का सामना ब्लूशर के नेतृत्व वाले प्रूशियन सैनिकों से हुआ। फ्रांसीसी सेना के दाहिने पंख और रिजर्व के एक हिस्से का उपयोग करते हुए नेपोलियन ने रूसी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। प्रूशियन सेना हमले के दबाव में टूटने लगी। सबसे पहले उनका केंद्र भाग गिरा। हालांकि दोनों किनारे मजबूत बने रहे। धीरे धीरे और लगातार प्रूशियन सैनिकों ने युद्ध से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी पिछली पंक्ति की टुकड़ियां आधी रात तक और अगले सुबह तक अपनी स्थिति पर डटी रहीं। फ्रांसीसी सेनाओं के बीच गलतफहमी के कारण युद्ध से उनकी वापसी को फ्रांसीसियों ने काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। प्रशियाई सेनाओं के टूटने और उनकी वापसी के बाद वेल्सली के नेतृत्व में एंग्लो मित्र इकाइयां उत्तर की ओर पीछे हट गईं। 17 तारीख की दोपहर को नेपोलियन क्वात्रेस ब्राचेस पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि विरोधी सेनाएं वहां से जा चुकी थीं। इसके बाद फ्रांसीसी सेना वेल्सली और उनके सैनिकों के पीछे गई, उन्हें वाटरलू तक खदेड़ते हुए। हालांकि खराब मौसम और कीचड़ के कारण उनकी गति धीमी हो गई थी। इस बीच 33,000 प्रूशियन वावरे शहर भाग निकले। नेपोलियन ने अपने दाहिने विंग के कमांडर ग्रूची को उनका पीछा करने का आदेश दिया था, लेकिन देर से शुरुआत होने और यह स्पष्ट न होने के कारण कि प्रूशियन कहां गए हैं, ग्रूची और उनके लोग उन्हें रोक नहीं पाए और कुछ प्रूशियन सैनिकों ने डायल नदी का उपयोग करके फ्रांसीसियों पर हमला किया और उन्हें देर तक रोके रखा। उस रात तक एंग्लो मित्र सेना वाटरलू में तैनात थी और नेपोलियन अभी भी उनके पीछे ही था। इस बीच प्रूशियन वावरे में ही बने रहे। उनके नेता ब्लूशर ने वेल्सली को आश्वासन दिया कि वह और उनके लोग एंग्लो मित्र सैनिकों का समर्थन करेंगे, जिससे वेल्सली ने फ्रांसीसियों के साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। किंग्स जर्मन लीजन सेकेंड लाइट बटालियन के एक सैनिक लेफ्टिनेंट इमैनुअल बीडरमैन ने याद करते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगले दिन एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा और शायद अधिकांश लोग रात में गंभीर विचारों में डूबे थे। ऐसा ही हो सकता था और वास्तव में हम में से कई के लिए वो आखिरी रात थी। मेरे सामने ये सवाल था, क्या तुम अपना वतन और अपने प्रियजनों को फिर से देख पाओगे या तुम्हारी बेचैन जिंदगी दुश्मन की तलवार से खत्म हो जाएगी? फ्रांसीसी सेना में लगभग 72,000 सैनिक थे। हालांकि नेपोलियन अपने शासनकाल के दौरान अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करके अपनी सेना बनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन निर्वासन के बाद जब उन्होंने अपनी मिलिशिया बनाई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अधिकांश सैनिक अनुभवी दिग्गज थे, जिनकी वफादारी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि उनकी सेना के कई सैनिकों को यूनिट नेताओं पर भरोसा नहीं था, आंशिक रूप से क्योंकि वे अनुभवहीन थे, खासकर जब बात अन्य यूनिट्स के साथ काम करने की आती थी। फ्रांसीसी सेना की स्थिति आमतौर पर खराब थी। वहां खाने पीने की चीजें बहुत कम थीं और उनका ज्यादातर समय खराब मौसम में अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर करने में ही बीतता था। इसके अलावा उन्हें अक्सर खुले में ही सोने के लिए मजबूर किया जाता था, वो भी इतने खराब मौसम में। युद्ध से एक रात पहले वे गरज और बिजली का सामना करना पड़ा, जिससे उनके घोड़े बार बार डर जाते थे। वेलिंगटन इस बीच लगभग 68,000 सैनिकों की कमान संभाले हुए थे, जिनमें ब्रिटिश, जर्मन, डच और बेल्जियन सैनिक शामिल थे। बाद में उन्होंने याद किया कि उनके पास उद्धरण एक बदनाम सेना, बहुत कमजोर और खराब सुसज्जित और एक बहुत ही अनुभवहीन स्टाफ। उद्धरण समाप्त। कुल मिलाकर एंग्लो मित्र सेना के कई सैनिक अनुभवहीन थे, जबकि कुछ पहले फ्रांसीसी सेना का हिस्सा रह चुके थे या नेपोलियन से संबद्ध सेनाओं के साथ समय बिता चुके थे। हेनरी पैगेट, अक्सब्रिज के अर्ल, वेल्सली की भारी घुड़सवार इकाइयों के कमांडर थे, जो वाटरलू के पश्चिम में 8 मील दूर हैले शहर में 17,000 सैनिकों के साथ तैनात थे।
इन सैनिकों की कमान प्रिंस फ्रेडरिक ऑफ द नीदरलैंड्स के हाथ में थी। एंग्लो एलाइड बलों को भी खाने की आपूर्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक सैनिक ने 18 तारीख की सुबह यह कहते हुए लिखा, आधे कप बिना चीनी की कॉफी और एक टुकड़ा ब्रेड ही मेरा पूरा नाश्ता था। प्रशियावासी भी अपनी तरफ से पुनर्गठन के बीच में थे। स्वयंसेवी समूहों और मिलिशिया रेजिमेंटों को सेना में शामिल किया जा रहा था। हालांकि फिर भी सैनिकों के पास उपकरणों और प्रशिक्षण की कमी जैसी समस्याएं थीं। हालांकि कुल मिलाकर उपकरणों की कमी के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले नेताओं और जनरल स्टाफ सदस्यों ने इसकी भरपाई कर दी थी। वाटरलू की लड़ाई में लगभग 48,000 प्रुशियन सैनिकों ने भाग लिया था। वेल्सली ने दर्ज किया कि 18 जून की सुबह करीब 10 बजे नेपोलियन ने अपने सैनिकों को हाउगुमॉन्ट में एंग्लो सहयोगी चौकी पर हमला करने का आदेश दिया। ब्रानलाल्यूड नगरपालिका में वाटरलू बेल्जियम के पास एक परिसर। हालांकि अन्य स्रोतों का कहना है कि उन्होंने हमला करने का आदेश 11:30 या दोपहर तक नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पानी से भीगी जमीन को सूखने का समय दिया था, जिससे उनके सैनिकों को आसानी से पार करने और अपना उपकरण ले जाने में सुविधा हो सके। इस दौरान ब्लूशर ने अपने सैनिकों को ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाओं के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए वाटरलू की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। हुगुमॉन्ट परिसर की रक्षा ब्रिटिश फुटगार्ड्स की 4 लाइट कंपनियों ने की थी, जबकि किंग्स जर्मन लीजन या केजीएल के सैनिकों ने आसपास के जंगलों की सुरक्षा की थी। इस दूसरे क्षेत्र पर प्रारंभिक हमला जल्द ही ब्रिटिश की भारी तोपों की गोलाबारी से पीछे हट गया और इससे फ्रांसीसी जनरल पियरे फ्रांसवा बॉडविन की मौत हो गई, जो ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रांसीसी सेना का दूसरा हमला, जिसमें बॉडविन की यूनिट के सैनिक भी शामिल थे, जल्द ही शुरू हुआ और जैसे ही ब्रिटिश सैनिक फ्रांसीसी तोपखाने के साथ लड़ाई में लगे हुए थे, पैदल सैनिकों ने परिसर के उत्तर द्वार को तोड़ने में सफलता पाली। उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर उसे खोल दिया और फिर आंगन में घुस गए। ब्रिटिश सैनिक जल्द ही रक्षा में सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ नजदीकी लड़ाई की और अंततः परिसर के द्वार को बंद कर दिया। इस बिंदु के बाद जो फ्रांसीसी सैनिक बचे थे, उन्हें एंग्लो सहयोगी सेनाओं द्वारा मार दिया गया। दोपहर के बाकी समय में हुगुमॉन्ट फ्रांसीसी हमलों का शिकार रहा। दोपहर में नेपोलियन ने आदेश दिया कि इमारत पर गोलाबारी की जाए ताकि उसमें आग लगाई जा सके, जिससे भारी तबाही हुई। ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने परिसर से उत्तर की ओर जाने वाले धंसे हुए रास्ते की रक्षा के लिए काम किया। फ्रांसीसी हमलों को पीछे धकेला और अपनी स्थिति बनाए रखी। इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि हाउगुमॉन्ट पर हमले का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा इस तरह से बनाया गया था कि वेलिंगटन को अपनी आरक्षित सेना का उपयोग करना पड़े, लेकिन इसके बजाय सबसे पहले फ्रांसीसी ही थे जिन्हें अपनी आरक्षित सेना बुलानी पड़ी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि दोनों नेताओं को यह परिसर महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि वेलिंगटन और नेपोलियन दोनों ने क्रमशः इसकी रक्षा और उस पर हमला करने के लिए समय और संसाधन समर्पित किए। वेलिंगटन ने इसकी रक्षा के लिए 12,000 सैनिक तैनात किए, जिनमें तोपखाना इकाइयां भी शामिल थीं, जबकि नेपोलियन ने उस पर हमला करने के लिए 4,000 सैनिक तैनात किए। दोपहर करीब 1:15 बजे नेपोलियन ने लासने गांव के पास प्रुशियनों की पहली हलचल देखी, जो फ्रांसीसी दाहिने मोर्चे से लगभग 4 से 5 मील या 3 घंटे की दूरी पर था। इसके बाद उसने अपने एक आदमी को ग्रूशी के पास संदेश लेकर जाने का आदेश दिया, जिसमें उसने ग्रूशी से युद्ध क्षेत्र में आकर प्रुशियनों पर हमला करने की मांग की। हालांकि इस समय तक ग्रूशी बहुत दूर जा चुका था, क्योंकि वह नेपोलियन के पिछले आदेशों का पालन करते हुए प्रुशियनों का पीछा करते हुए वावरे की ओर बढ़ रहा था, और वो पत्र उसे उसी दिन रात 8 बजे तक नहीं मिला। उसी दिन ग्रूशी वावरे की लड़ाई में शामिल हुआ, जो फ्रांसीसी और प्रुशियनों के बीच एक संघर्ष था, और ये 19 तारीख तक चला। ये लड़ाई नेपोलियन के 100 दिनों के अभियान और समग्र नेपोलियन युद्धों की अंतिम बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, और इसने 30,000 से अधिक फ्रांसीसी सैनिकों को वाटरलू पहुंचने और युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। हालांकि फ्रांसीसियों ने अंततः वावरे की लड़ाई जीत ली, लेकिन उनके पास जश्न मनाने के लिए बहुत कम था, क्योंकि उनकी जीत के समय तक नेपोलियन वाटरलू में हार चुके थे। लगभग उसी समय जब नेपोलियन को प्रुशियनों की गतिविधियों का पता चला, फ्रांसीसी इकाई, जिसे प्रथम कोर कहा जाता है, बड़े स्तंभों में लाहे सेंट पर एंग्लो सहयोगियों की सेना चौकी की ओर बढ़ने लगी। एक सैन्य संरचना जिसमें सैनिक एक या एक से अधिक कतारों में एक साथ आगे बढ़ते हैं, जहां ये कतारें चौड़ाई से अधिक लंबी होती थीं। इन डिवीजनों का नेतृत्व ने किया था, जो तिरछी संरचना में थे, और प्रत्येक स्तंभ में लगभग 160 से 200 कतारें थीं। सबसे बाईं ओर की डिवीजन एक ढलान के नीचे स्थित दीवारों से घिरे फार्म हाउस परिसर की ओर बढ़ी, जिसे वेलिंगटन ने युद्ध से पहले सुरक्षित कर लिया था। इस इमारत को अत्यंत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन नेपोलियन ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं भेजे
और वेलिंगटन को भी इसकी अहमियत युद्ध के दौरान काफी देर बाद समझ में आई। कॉलम्स के आगे बढ़ने से पहले फ्रांसीसी भारी तोपखाने की विशाल बैटरी ने गोलाबारी शुरू कर दी। केजीएल सैनिकों ने सामने फ्रांसीसी सैनिकों का सामना किया और दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया, जबकि अन्य फ्रांसीसी टुकड़ियों ने परिसर के चारों ओर फैलना शुरू कर दिया, उसे घेर कर अलग थलग कर दिया। हालांकि फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या वहां मौजूद 400 केजीएल सैनिकों से अधिक थी, लेकिन केजीएल ने कुशलता से अपने विरोधियों को रोक लिया, यहां तक कि उन्हें दीवारों पर चढ़ने से भी रोक दिया। प्रिंस ऑफ ऑरेंज को जल्द ही पता चला कि परिसर अलग थलग पड़ गया है और इसके बाद उन्होंने हैनोवरियन ल्यूनेबर बटालियन को उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन उस पर एक सशस्त्र घुड़सवार टुकड़ी ने हमला कर दिया, जो बाद में सहायता के लिए आगे बढ़ी। प्रथम कोर के कमांडर जीन बैप्टिस्ट ड्रूओ, जो परिसर से आगे थे और लगभग रिज की चोटी पर पहुंच चुके थे। दोपहर 1:30 बजे ड्रूओ अपनी 3 डिवीजनों के साथ, जिनमें लगभग 14,000 सैनिक थे, वेल्सली के बाएं मोर्चे की ओर बढ़े, जो लगभग 6,000 एंग्लो मित्र सैनिकों का सामना कर रहे थे। पहली पंक्ति में 1st ब्रिगेड और 2nd नीदरलैंड्स डिवीजन शामिल थे, जिनके दोनों ओर एक ब्रिटिश ब्रिगेड थी, जबकि दूसरी पंक्ति में ब्रिटिश और हैनोवरियन सैनिक थे, जिनकी कमान थॉमस पिक्टन के पास थी। इनमें से कई यूनिट्स को क्वार्ट्रेस ब्राचेस की लड़ाई के बाद नुकसान हुआ था और सभी ने रिज के पीछे आड़ वाला भूभाग पर लेटकर अपनी स्थिति ले ली थी, लेकिन जल्द ही उन्हें खड़े होने और जवाबी फायर करने का आदेश दिया गया। पहली ब्रिगेड के भीतर जल्द ही एक खाली जगह बन गई और रिजर्व की कमी के कारण उसे भरा नहीं जा सका। द्रोह के कुछ लोग आगे बढ़े और वे उस धसी हुई सड़क में चले गए जो कंपाउंड के पीछे जाती थी। हालांकि अन्य लोगों को एंग्लो मित्र टुकड़ियों ने पीछे धकेल दिया। जैसे ही वे धसी हुई सड़क तक पहुंचे, पैक रेजिमेंट्स के सैनिक खड़े हो गए, 4 कतारों में लाइन बनाकर खड़े हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फ्रांसीसी, जिन्हें लगा कि अब गोलीबारी शुरू हो सकती है, उन्होंने खुद को एक सीधी लाइन में व्यवस्थित कर लिया और सफलतापूर्वक जवाबी फायरिंग की। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ध्रुवों के दाहिने तरफ की लाइन टूटने लगी। थॉमस पिक्टन की मौत ठीक उसके बाद हो गई जब उन्होंने एक जवाबी हमला करने का आदेश दिया था और ब्रिटिश और सहयोगी सैनिक पीछे हटने लगे। हालांकि ब्रिटिश सैनिक आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने आखिरी पल में चार्ज करने का फैसला नहीं किया और फ्रांसीसी सैनिकों पर फायरिंग जारी रखी, लेकिन इसके बाद उन्हें पीछे धकेल दिया गया। दोपहर 2 बजे तक ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन जीत रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी सैनिकों ने ब्रिटिश और सहयोगी हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया था और ब्रिटिश पंक्ति उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी। वेल्सली की सेना के साथ जुड़े प्रूशियन संपर्क अधिकारी ने रिपोर्ट किया, उद्धरण, 3 बजे के बाद ड्यूक की स्थिति गंभीर हो गई यदि प्रूशियन सेना की सहायता जल्द न पहुंचती। उद्धरण समाप्त। कुछ सैनिकों को राहत देने के लिए हेनरी पैगेट, जो भारी घुड़सवार इकाइयों के प्रभारी थे, ने दोनों ब्रिगेडों को चार्ज करने का आदेश दिया। घुड़सवार सैनिक न केवल यूरोप के सबसे बेहतरीन घोड़ों के लिए जाने जाते थे, बल्कि वे घुड़सवारी करते हुए युद्ध करने के लिए भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। फिर भी लेकिन जब बात व्यूहबद्ध होकर आगे बढ़ने की आती थी, तो वे कम अनुभवी और उतने फुर्तीले नहीं थे, जैसा कि वेल्सली ने देखा और कहा, मैं एक स्क्वाड्रन को 2 फ्रांसीसी स्क्वाड्रन के बराबर मानता था। मुझे 4 ब्रिटिश स्क्वाड्रनों को 4 फ्रांसीसी स्क्वाड्रनों के सामने देखना पसंद नहीं था, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, अनुशासन और आदेश की आवश्यकता और भी ज्यादा हो गई। मैं बिना संख्या में श्रेष्ठता के अपने लोगों को जोखिम में डालने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। उद्धरण समाप्त। पैगेट अपने 2000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतरे। बाद में इतिहासकारों ने उल्लेख किया कि संभवतः उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सेना को विभिन्न अन्य इकाइयों का समर्थन मिलेगा, और यह भी दर्ज किया गया कि उन्होंने कहा, अपने सैनिकों को आगे ले जाने का फैसला करके मैंने बड़ी गलती की, बजाय इसके कि मैं रिजर्व सैनिकों को संगठित करता जो बाद में समर्थन के लिए आगे बढ़ सकते थे। ड्रूओ की बाईं ओर फ्रांसीसी सशस्त्र घुड़सवार इकाइयां पहले ही बिखर चुकी थीं, और ब्रिटिश सेना ने आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वालों को मार डाला या घायल कर दिया। स्कॉटिश लेखक सर वॉल्टर स्कॉट ने अपने पुस्तक पॉल्स लेटर्स टू हिज किनफोक में इस युद्ध में भाग लेने वाले 1st रेजिमेंट ऑफ लाइफ गार्ड्स के कर्नल सर जॉन एली के कार्यों का वर्णन किया है। उद्धरण, सर जॉन एली, जिन्होंने हेवी ब्रिगेड का नेतृत्व किया था, एक समय कई क्यूरासियर सैनिकों से घिर गए थे, लेकिन एक लंबे और असाधारण रूप से ताकतवर व्यक्ति होने के नाते, जो अपनी तलवार और घोड़े पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे, उन्होंने अपना रास्ता बनाते हुए कई हमलावरों को जमीन पर गिरा दिया, जिन पर घाव के निशान थे, जो उस बाजू की असाधारण ताकत को दर्शाते थे जिसने उन्हें दिए थे। उद्धरण समाप्त। हाउस होल्ड ब्रिगेड, जिसमें एली की यूनिट भी शामिल थी, ने बाद में जनरल पियरे हुलार्ड के नेतृत्व वाली एक फ्रांसीसी यूनिट को रौंदते हुए निकल गई, और जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे, उन्होंने एक ब्रिगेड को देखा जिसका नेतृत्व फ्रांसीसी निकोलस स्मिट्स कर रहे थे, जिनके सैनिक वर्गाकार में खड़े थे। अगले कुछ घंटों में ब्रिटिश यूनिटें फ्रांसीसी सैनिकों को चीरती चली गईं। यूनियन ब्रिगेड ने इन्फेंट्री लाइनों के बीच से आगे बढ़ी
जबकि रॉयल ड्रैगून्स ने अंततः चार्ल्स फ्रांसवा बर्जुआ की ब्रिगेड के साथ लड़ाई में जीत हासिल की और ईगल स्टैंडर्ड को कब्जे में ले लिया, जो नेपोलियन द्वारा प्रत्येक रेजिमेंट को दिया गया एक उपहार था। लगभग 100 ऐसे स्टैंडर्ड प्रस्तुत किए गए थे, 105 ई लिग्नियर्स से। इसी तरह स्कॉट्स ग्रेज ने 45 ई लिग्नियर्स की ईगल स्टैंडर्ड को कब्जे में ले लिया, जब उन्होंने उसे पूरी तरह से हरा दिया, जबकि इनिस इनिस्किलिंग्स ने एक और फ्रांसीसी डिवीजन को नष्ट कर दिया। अराजकता में नेताओं को अपने सैनिकों को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई, जिससे स्कॉट्स ग्रेज और यूनियन ब्रिगेड मुख्य फ्रांसीसी लाइनों की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ गए। ग्रेज ने कई फ्रांसीसी तोपदलों का सफाया कर दिया, जिससे कई फ्रांसीसी तोपें बेकार हो गईं। वहीं नेपोलियन ने और सशस्त्र घुड़सवार इकाइयां भेजकर जवाबी हमला करने का आदेश दिया। ब्रिटिश भारी घुड़सवार सेना उस समय हैरान रह गई जब उन पर ऐसी फ्रांसीसी टुकड़ियों ने हमला कर दिया। यूनियन ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल सर विलियम पॉन्सन अपने सैनिकों को एकजुट करने की कोशिश करते समय उन पर हमला किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। स्कॉट्स ग्रेज के एक समूह ने पास में हुई इस घटना को देखा और नेता को बचाने की कोशिश की, लेकिन पॉन्सन भी मारे गए। फ्रांसीसियों ने उनकी भाले का इस्तेमाल करके उन 3 ग्रेज सैनिकों को मार डाला जो उनकी मदद के लिए आए थे। पॉन्सनबी की मौत ने युद्ध में एक और मोड़ ला दिया, जिससे फ्रांसीसियों का पलड़ा फिर से भारी हो गया। हालांकि यूनियन ब्रिगेड को घाटी से खदेड़ दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश, बेल्जियन और डच सेनाओं के जवाबी हमले के कारण फ्रांसीसी फिर से पीछे हट गए। लाहे सेंटे मैरी के आसपास की लड़ाई में ब्रिटिश भारी घुड़सवार सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विशेष रूप से जिन यूनिट्स ने अपनी फॉर्मेशन बनाए रखी थीं, उन्हें उन लोगों की तुलना में बहुत कम नुकसान हुआ था जो अफरा तफरी में खो गए थे। पहले लाइफ गार्ड्स और रॉयल हॉर्स गार्ड्स लड़ाई से अपेक्षाकृत सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस दौरान 1200 से अधिक सैनिकों और 1300 घोड़ों का नुकसान हुआ। हमले में शामिल 14,000 फ्रांसीसी सैनिकों में से लगभग 3,000 हताहत हुए। शाम 4 बजे से ठीक पहले मार्शल मिशेल ने को लगा कि वो वेल्सली केंद्र से ब्रिटिश सेना के पीछे हटने का दृश्य देख रहे हैं, जिसे वो सामूहिक पलायन समझ बैठे थे। उसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने केवल घुड़सवार सेना के साथ वेल्सली केंद्र को तोड़ने का प्रयास किया। इस समय तक उनके पास बहुत कम आरक्षित सैनिक बचे थे, लेकिन इसके बावजूद वे दृढ़ संकल्पित थे। विशेष रूप से लगभग 3 बजे उन्हें लाहे सेंटे मैरी पर कब्जा करने का आदेश दिया गया, लेकिन वेल्सली की संरचनाओं में व्यस्त रहने के कारण वे ऐसा करने में असफल रहे। आखिरकार उन्होंने लगभग 5,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, जिसमें एक रिजर्व कैवलरी कोर और इंपीरियल गार्ड की एक लाइट कैवलरी यूनिट शामिल थी, लेकिन अंततः उन्हें वेल्सली की एंग्लो एलाइड इकाइयों द्वारा पीछे धकेल दिया गया। जल्द ही 2 भारी घुड़सवार कोर ने नए के मिशन में शामिल होकर कुल संख्या को 9,000 सैनिकों तक पहुंचा दिया और वेल्सली की सेना ने जवाब में लगभग 4 कतारों में गहरे वर्ग बना लिए। पैदल सेना के वर्गाकार गठन घुड़सवार सेना के लिए घातक थे, क्योंकि संगीनों की दीवार ने उन्हें सैनिकों से भिड़ने से रोक दिया था और घोड़े सीधे उन पर हमला नहीं करते थे। इसी तरह उन्हें किनारे से घेरा नहीं जा सकता था और जो लोग पैदल सेना के वर्गाकार गठन को चुनौती देते थे वे हमले के लिए असुरक्षित हो जाते थे। वेल्सली ने अपने तोपखाने के दल को सलाह दी थी कि जब कैवलरी पास आए तो वे स्क्वायर के अंदर शरण लें और जब वे पीछे हटें तो अपनी तोपों के पास लौट जाएं। हालांकि कम से कम एक अधिकारी ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। रॉयल हॉर्स आर्टिलरी के जनरल अलेक्जेंडर मर्सर ने अपनी यूनिट के हथियारों को लगातार कार्रवाई में रखने का फैसला किया। बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा, उदाहरण, मैंने उन्हें बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ने दिया जब तक कि कॉलम का सिरा हमसे लगभग 50 या 60 गज दूर नहीं आ गया और फिर मैंने फायर का आदेश दिया। इसका असर भयानक था। लगभग पूरी अगली कतार एक साथ गिर गई और तोप के गोले कॉलम को चीरते हुए पूरे विस्तार में अफरा तफरी मचा गईं। हर बंदूक की फायरिंग के बाद आदमी और घोड़े ऐसे गिरते थे जैसे घास काटने वाले की दरांती के आगे घास गिरती है। उद्धरण समाप्त। हालांकि ऐसी संरचनाएं तोपखाने के हमले के लिए कमजोर थीं, लेकिन फ्रांसीसी घुड़सवार सेना अपने तोपखाने दल के साथ अच्छी तरह से सहयोग करती नहीं दिखी और इस वजह से ऐसे दल पर्याप्त संख्या में काफी पास नहीं आ सके ताकि वे पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकें। हालांकि तोपखाने की गोलीबारी से हताहत हुए लोग जरूर थे, लेकिन दल बहुत दूर थे और अक्सर इतनी दूरी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते थे। घुड़सवार सेना के हमले लगातार अडिग पंक्तियों, तोपखाने की गोलीबारी और जवाबी हमलों से विफल कर दिए गए, जो कई भारी घुड़सवार ब्रिगेडों द्वारा किए गए थे। फ्रांसीसी आखिरकार समझ गए कि वे बहुत कम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुका रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें मॉन्ट सेंट जीन रिज पर सही तरीके से हमला करना है तो उन्हें एक नई योजना की जरूरत है। ने इसके बाद विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हुए मिश्रित बलों का हमला संगठित करना शुरू किया, जिसमें सेकंड कॉर्प्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ वे घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे,
जो पिछले संघर्ष में घायल नहीं हुए थे। हालांकि हमला शुरू होने के तुरंत बाद फ्रांसीसी सैनिकों के पास हाउस होल्ड ब्रिगेड पहुंच गई, जो उनकी दिशा में चार्ज कर रही थी और पेजेट उनका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि ब्रिटिश सैनिक सेंध नहीं लगा सके और अंततः पीछे हट गए। कुछ ही समय बाद पेजेट वापस लौटे। इस बार उनके साथ 3 केजीएल स्क्वाड्रन थे। हालांकि वे फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति को तोड़ने में सफल रहे, लेकिन हमला तब आपदा में बदल गया जब एंग्लो मित्र देशों की सेनाएं घिर गईं और एक दूसरे से कट गईं और फिर उन्हें भारी हताहतियां झेलनी पड़ी। इस बीच फ्रांसीसी इकाइयों में से कई को तोपखाने से भारी नुकसान हुआ और अंततः वे पीछे हट गईं। शाम 5:30 बजे नेपोलियन ने एक बार फिर ने को लाहे सेंटे मैरी परिसर को सुरक्षित करने का आदेश दिया। प्रथम कोर की इकाइयों के साथ ने इमारत पर हमला फिर से शुरू किया और इस बार फ्रांसीसी सफल रहे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि रक्षा कर रही केजीएल की गोलियां खत्म हो गई थीं। घुड़सवार, तोपखाना और स्कर्मिशर्स को बाद में वेल्सली के केंद्र में भेजा गया, जबकि पैदल सेना के वर्गाकार गठन को जल्दी खत्म करने के लिए कैनिस्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। 2 ब्रिटिश रेजिमेंट 30वीं और 73वीं रेजिमेंट को इतनी भारी क्षति हुई कि उन्हें मजबूरन एक उपयोगी स्क्वायर बनाने के लिए आपस में मिलना पड़ा। एंग्लो सहयोगियों के लिए स्थिति खराब होती जा रही थी। प्रिंस ऑफ ऑरेंज ने जल्द ही किंग्स जर्मन लीजन की एक इकाई को परिसर को फिर से कब्जा करने का आदेश दिया और हालांकि वे दुश्मन की मौजूदगी और उससे होने वाले खतरे से अवगत थे, फिर भी समूह के कर्नल ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़ाया। फ्रांसीसी स्कर्मिशरों को पीछे धकेला जब तक कि कर्नल मारे नहीं गए और उनकी बटालियन नष्ट नहीं हो गई। एक और ब्रिगेड, इस बार डच, ने इमारत को फिर से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन पर गोलीबारी की गई और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस समय फ्रांसीसियों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन वे एंग्लो सहयोगियों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में थे, जो अभी भी अपने पैदल सेना के चौकोर गठन में ही बने हुए थे। फ्रांसीसी जल्द ही और अधिक तोपखाने के हथियार लाने लगे और एक चौकोर पैदल गठन पर नजदीक से गोलाबारी की, जिससे भारी संख्या में हताहत हुए। नासाउ के सैनिक ने इसके बाद तोपखाने और उसके दल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक सशस्त्र घुड़सवार दल ने मार गिराया। एक सैन्य बैटरी, जिसे जनरल मर्सर की एक और बैटरी के किनारे पर तैनात किया गया था, ने न केवल एंग्लो एलाइड घोड़ों को गिरा दिया, बल्कि तोपों को खींचने वाली गाड़ियां को भी नष्ट कर दिया, जिससे अंततः जनरल मर्सर और उनके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। बाद में वे याद करते हुए कहते हैं, उद्धरण, इस गोलाबारी की तीव्रता और सटीकता वाकई बहुत डरावनी थी। लगभग हर गोली ने असर दिखाया और मुझे सच में लगा कि हम सबका सफाया हो जाएगा। कई मामलों में काठी के थैले घोड़ों की पीठ से फटकर अलग हो गए थे। मैंने देखा कि एक गोला टुकड़ी के 2 सबसे अच्छे पहिए वाले घोड़ों के नीचे फट गया। वे वहीं गिर पड़े। उद्धरण समाप्त। एक यूनिट 27वीं इनस्किलिंग पैदल रेजिमेंट अपने गठन में बनी रही और बाद में पता चला कि 3 से 4 घंटे की अवधि में उसने अपनी 2/3 ताकत खो दी थी। इस विशेष रूप से कठिन युद्ध के दौरान वेल्सली के कई सबसे अच्छे और करीबी लोग मारे गए या घायल हो गए, जिनमें जॉर्ज कुक, चार्ल्स ऑगस्टस वॉन एल्टन और फिट्जरॉय सॉमरसेट शामिल थे। इन सभी को सैन्य पदों पर सम्मानित और उच्च पदस्थ नेता माना जाता था। इस अवधि के बारे में लिखते हुए वेल्सली ने याद किया, उद्धरण, उनके पास आने में जो समय लगा वह अंतहीन सा प्रतीत हुआ। वे भी और मेरी घड़ी भी जैसे रुक सी गई थी। उद्धरण समाप्त। इसी बीच फ्रेडरिक वॉन बुल्लो की प्रूशियन चौथी कोर प्लांटे नॉयर शहर की ओर बढ़ी, जिससे वे फ्रांसीसी पीछे की पोजीशन पर हमला कर सकते थे, जबकि ब्लूशर का इरादा शातो फ्रिशमोंट की ओर बढ़ने का था। यह वही था जिस पर उन्होंने वेल्सली के साथ सहमति बनाई थी, अगर वेल्सली का केंद्र पर हमला होता है। इसके बाद प्रूशियन 15वीं ब्रिगेड को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बाएं मोर्चे पर फ्रिशमोंट लाहे इलाके में भेजा गया, जहां वे नासाउ सैनिकों से मिलेंगे। वे अपनी खुद की घुड़सवार तोपखाना बैटरी के साथ साथ अन्य तोपें भी लाएंगे, जो उन्हें समर्थन देंगी। प्रूशियनों को रोकने के प्रयास में नेपोलियन ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा ताकि वे चौथे कोर को प्लांटे नोयर तक पहुंचने से रोक सकें। हालांकि 15वीं ब्रिगेड धावा बोलने में सफल रही और उन सैनिकों को फिशमोंट से पीछे धकेल दिया। वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और फ्रांसीसी सैनिकों को हटाने के लिए तोपखाने की गोलाबारी का इस्तेमाल किया और अंततः प्लांटे नोयार तक पहुंच गए। नतीजतन शहर के भीतर मौजूद फ्रांसीसी सैनिक पीछे हटने लगे और हालांकि उन्हें यंग गार्ड की 8 बटालियनों ने मदद की, लेकिन कई भारी जवाबी हमलों के बाद फ्रांसीसी प्रूशियनों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ रहे, जिससे अंततः उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद नेपोलियन द्वारा 2 और बटालियन भेजी गईं, जिन्होंने शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच हांस अर्न्स्ट काल ने प्रूशियन प्रथम कोर का नेतृत्व किया, जो 18 तारीख की दोपहर को ला के ठीक उत्तर में पहुंचे। वो उन हताहतों को लेकर चिंतित थे
जो न केवल नासाउ की टुकड़ियों को बल्कि प्रुशियन 15वीं ब्रिगेड को भी हुए थे, जो दोनों वेल्सली के बाएं तरफ थीं, और ऐसा लग रहा था कि वे पीछे हट रही हैं, और इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को प्रुशियन मुख्य दल की ओर प्लांटेनोयर के पास बढ़ा दिया। उन्हें बुलो का समर्थन करने का निर्देश दिया गया था और उन्होंने ठीक वही करने की योजना बनाई थी। लेकिन वेल्सली के प्रुशियन संपर्क अधिकारी जनरल मफलिंग ने सुझाव दिया कि कार्ल और उनके सैनिक वेल्सली के बाएं मोर्चे का समर्थन करें। इससे प्रुशियन फर्स्ट कॉर्प्स ने बाएं से घुड़सवार सेना को केंद्र की ओर भेजकर एंग्लो सहयोगियों का समर्थन किया, जो अब बिखरने लगा था। बताया जाता है कि फर्स्ट कॉर्प्स के आने से फ्रांसीसी मनोबल को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि वे पूरी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि वावरे की लड़ाई के बाद मार्शल ग्रूसी वाटरलू में पहुंचेंगे। फर्स्ट कॉर्प्स और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई के चलते आखिरकार फ्रांसीसी सैनिकों को घोड़े की नाल जैसी आकृति में आना पड़ा। फ्रांसीसी चौथी डिवीजन के नेता पियरे ड्यूरोक प्रुशियन 24वीं रेजिमेंट का विरोध करने में असफल रहे, जिससे 24वीं रेजिमेंट ने लाहे और पापेलोट दोनों पर फिर से कब्जा कर लिया। 24वीं रेजिमेंट ने जल्द ही सॉइसॉन्स के पीछे फ्रांसीसी की नई स्थिति पर हमला करने की कोशिश की, और हालांकि उसका हमला विफल कर दिया गया, लेकिन बाद में ये समूह राइफलमैन और लैंडवेयर के सदस्यों के समर्थन के साथ फिर से हमला करने लौटा। इसी तरह फ्रांसीसी पीछे हट गए और फिर नई ऊर्जा के साथ पलटवार किया। सोइसोंस को फिर से हासिल करने की कोशिश करते हुए पापेलो के आखिरी कुछ इमारतों पर कब्जा बनाए रखा। हालांकि अंततः उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। इसके बाद प्रुशियन सैनिकों ने एक हाईलैंडर बटालियन और 13वीं लैंडवेयर रेजिमेंट के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को उन स्थानों से हटाया जिन पर वे कब्जा किए हुए थे, और अंततः उन्हें फ्रिशेमोंट से बाहर खदेड़ दिया। ड्यूरोक की डिवीजन ने प्रुशियन फर्स्ट कॉर्प्स कैवलरी रिजर्व से लड़ाई से बचने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग गई, जैसा कि फ्रांसीसी फर्स्ट कॉर्प्स ने भी किया। नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र पर वेल्सली को हो रही मुश्किलों को देखकर अपनी आखिरी रिजर्व इंपीरियल गार्ड इन्फेंट्री को तैनात करने का फैसला किया। इस यूनिट को वेल्सली के सेंटर को तोड़ने का जिम्मा सौंपा गया था, और ये समूह शाम 7:30 बजे आगे बढ़ा। इसके बाद की लड़ाई लंबी और खूनी थी। फ्रांसीसी तोपखाने ने एंग्लो एलाइड लाइन पर गोलाबारी की, जिससे कॉलिन हेलकेट की ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ और उनकी कुछ यूनिटें भ्रम में दूसरी यूनिटों में पीछे हट गईं। हेलकेट खुद चेहरे पर गोली लगने से घायल हो गए, जिससे पीछे हटना पड़ा, जबकि एंग्लो एलाइड सेकेंड लाइन का नेतृत्व कर रहे प्रिंस ऑफ ऑरेंज को भी पीछे धकेल दिया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। डच डिविजनल कमांडर डेविड हेनरिक चास्सर ने अपनी मर्जी से कार्रवाई करने का फैसला किया, अपनी तोपखाने को आगे बढ़ने का आदेश दिया और फर्स्ट थर्ड ग्रेनेडियर्स के पार्श्व पर गोलाबारी की। क्योंकि इससे फ्रांसीसी धीमे नहीं हुए, उन्होंने अपने आदमियों को संख्या में कम फ्रांसीसियों पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे ग्रेनेडियर्स तितर-बितर हो गए। चौथे ग्रेनेडियर्स, जिन्हें भारी नुकसान हो रहा था, पीछे हटने लगे। इसी दौरान फर्स्ट और सेकंड थर्ड चास्सर के सदस्य उस रिज पर चढ़ गए जिसे वे खाली समझ रहे थे, और आगे बढ़ने लगे। तभी ब्रिटिश अपनी जगहों से निकल आए और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे तुरंत ही 300 लोग हताहत हो गए। हालांकि ये ब्रिटिश जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि चौथे चास्सर बटालियन ने रिज पर चढ़कर बाकी सैनिकों की मदद की, और इसके बाद ब्रिटिश सैनिक भी जल्दी से ढलान पर वापस चढ़ गए। ब्रिटिश स्कर्मिशर्स ने उनकी बाईं तरफ गोलीबारी की, लेकिन जल्द ही उनकी जगह 52वीं हल्की पैदल सेना ने ले ली, जिसने फ्रांसीसियों पर जोरदार और बेरहमी से हमला किया। जवाबी फायरिंग में 150 सैनिक मारे गए या घायल हो गए, लेकिन यूनिट बिना डरे आगे बढ़ती रही और हमला करती रही, जिससे उन्हें चास्सर पर जीत मिली। जैसे ही इंपीरियल गार्ड के आखिरी सैनिक पीछे हटने लगे, फ्रांसीसी सैनिकों के बीच घबराहट फैल गई, जिन्हें अब लगने लगा कि अब हर किसी को अपनी जान खुद बचानी है। वेल्सली ने इसके बाद अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का संकेत दिया, और एंग्लो मित्र सेनाओं की पंक्तियां फ्रांसीसी सैनिकों के पीछे हटने पर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गईं। हालांकि बचे हुए इंपीरियल गार्ड को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बीच प्रुशियनों ने प्लांटेनोयर गांव पर कब्जा कर लिया था, और जल्दी ही यह साफ हो गया कि फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। हालांकि नेपोलियन कभी पुराने गार्ड की 2 बटालियनों से घिरे हुए थे। पीछे हटी फ्रांसीसी सेना का एंग्लो मित्र देशों द्वारा बाद में नरसंहार किए जाने के कारण नेपोलियन के भरोसेमंद लोगों ने उन्हें समझाया कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। हालांकि कुछ सैनिक अभी भी चौकोर गठन में बने रहे, लेकिन अधिकांश हथियार, तोपखाना और गोला बारूद गठबंधन सेनाओं के हाथों में चला गया था। जो फ्रांसीसी सैनिक भाग गए थे, उनका पीछा तब तक किया गया जब तक रुकने का आदेश नहीं दिया गया। नेपोलियन की बग्घी पकड़ ली गई, लेकिन नेपोलियन खुद गायब थे। वह पेरिस लौटे, इस इरादे से कि वह दुश्मनों को रोकने के लिए जब तक मार्शल ग्रूची बेल्जियम से नहीं आ जाते, तब तक भर्ती किए गए सैनिकों की एक सेना तैयार कर लें। लेकिन नेपोलियन और उनके उद्देश्य के लिए समर्थन जनता और उनके सबसे करीबी विश्वास पात्रों के बीच भी कम हो गया था। उन्होंने 22 जून को सिंहासन छोड़ दिया और अपने बेटे को सत्ता संभालने के लिए छोड़ दिया। नेपोलियन ने कथित तौर पर अमेरिका भागने पर विचार किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश जहाज बंदरगाह को घेर रहे हैं,
तो उन्होंने 15 जुलाई 1815 को आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 2000 से अधिक सैनिकों की टुकड़ी और 10 जहाजों का बेड़ा उसकी निगरानी करता था, जो लगातार गश्त करते थे ताकि वो भाग न सके। शुरुआत में वो ब्रायर्स में रहे, फिर उन्हें लॉन्गवुड हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां की इमारतों को अंदर से नम और चूहों से भरा हुआ बताया गया था। उन्होंने द्वीप के गवर्नर को पत्रों में अपनी रहने की स्थिति की शिकायत की, जैसा कि उनके सहायकों ने भी किया। लेकिन कैदी होने के बावजूद वो अब भी आगंतुकों से मिलते थे, अपनी आत्मकथा लिखवाते थे, अंग्रेजी का अध्ययन करते थे और यहाँ तक कि डिनर पार्टी भी आयोजित करते थे। एरिका मुंडविट्स और जेम्स एल स्वानसन, जिन्होंने स्मिथसोनियन मैगजीन के लिए लिखा, ने कहा कि ऐसी पार्टियों में जहां पुरुष सैन्य वर्दी में और महिलाएं शाम के गाउन और गहनों में सजी होती थीं, वे उसकी कैद की परिस्थितियों को खुलेआम नकारने जैसा थीं। उसे द्वीप के गवर्नर हडसन लोव द्वारा पूर्व सम्राट के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी और लोव ने उसके खर्चों में भी कटौती कर दी थी। 1817 के मध्य में नेपोलियन की बिगड़ती सेहत के कारण डॉक्टरों ने उसकी जांच की। उसकी बीमारी को दीर्घकालिक हेपेटाइटिस के रूप में पहचाना गया और डॉक्टर ने नेपोलियन की रहने की परिस्थितियों पर आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि ये उसकी हालत को और भी खराब कर देंगी। 1818 के अंत में नेपोलियन को सूचित किया गया कि वो अपनी बाकी जिंदगी सेंट हेलेना में ही कैद रहेगा। कहा जाता है कि इससे वह और अधिक उदास और अकेला हो गया, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। 1821 के मार्च तक वो बिस्तर तक ही सीमित हो गया था। कुछ ही समय बाद उसने 2 वसीयतें तैयार कीं और मई में उसे अंतिम धार्मिक संस्कार दी गईं। हालांकि उसकी बीमारी के कारण वह कम्युनियन नहीं ले सका। 2 दिन बाद 5 मई को उसकी मृत्यु हो गई थी। पुरानी और आधुनिक दोनों रिपोर्टों ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मृत्यु पेट के कैंसर के कारण आंतरिक रक्तस्राव से हुई थी, वही बीमारी जिसने उसके पिता की जान ली थी। उसकी मृत्यु के बाद के वर्षों में कुछ अटकलें थीं कि उसे जहर दिया गया था, क्योंकि उसके बालों में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई गई थी। हालांकि यह देखा गया है कि उस समय के कई बालों के उत्पाद और यहाँ तक कि दवाओं में भी आर्सेनिक पाया जाता था। हाल ही में 2021 में जब जठरांत्र रोग विज्ञान विशेषज्ञों ने इस मामले की जांच की, तो यह पुष्टि हुई कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर से हुई थी। नेपोलियन को सेंट हेलेना में जेरेनियम घाटी में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया था। 1840 में उनके अवशेषों को फ्रांस वापस लाया गया और उसी वर्ष दिसंबर में पेरिस में एक राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। वाटरलू की लड़ाई लंबी, बेरहम और खूनी थी। ब्रिटिश सहयोगी सेनाओं को 17,000 हताहतों का सामना करना पड़ा, प्रुशियनों को 7,000 और फ्रांसीसियों को लगभग 26,000, जिसमें लगभग 7,000 सैनिक शामिल थे जिन्हें पकड़ लिया गया था। इसके अलावा जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तब लगभग 15,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने लड़ाई छोड़ दी। ब्रिटिश सेना के मेजर W.E. फ्राई ने याद करते हुए कहा, उद्धरण 22 जून, आज सुबह मैं वाटरलू गांव से थोड़ा आगे मॉन्ट सेंट जीन के पठार पर युद्ध के मैदान को देखने गया, लेकिन वहां पहुंचने पर दृश्य इतना भयानक था कि देखा नहीं जा सकता था। मुझे पेट में मिचली महसूस हुई और मुझे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाशों की भीड़, घायल लोगों के ढेर, जिनके अंग कटे फटे थे, जो हिल भी नहीं सकते थे और जिनकी मरहम पट्टी नहीं हुई थी, वे मर रहे थे या फिर भूख से मर रहे थे। क्योंकि सहयोगी सेनाओं को जाहिर है अपने सर्जनों और गाड़ियों को अपने साथ ले जाना पड़ा, यह दृश्य मेरे लिए कभी न भूलने वाला था। घायल, चाहे वे सहयोगी सेनाओं के हों या फ्रांसीसी के, दोनों ही समान रूप से दयनीय स्थिति में पड़े हुए थे। उद्धरण समाप्त। वाटरलू की लड़ाई के अगले दिन फ्रांसीसी और प्रुशियनों के बीच वावरे की लड़ाई समाप्त हुई, जब मार्शल ग्रूशी ने जनरल थीलमैन को हरा दिया, जिससे फ्रांसीसियों को और 33,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। इतिहासकारों ने देखा है कि बेल्जियम में लड़ाइयों के समय नेपोलियन थके हुए और खराब स्वास्थ्य में थे, जिसके कारण उन्होंने शायद गलत रणनीतियां अपनाई और अनिर्णयपूर्ण ढंग से काम किया। इसके अलावा उन्हें अयोग्य नेताओं की नियुक्ति के लिए भी दोषी ठहराया गया, जिन्होंने सही तरीके से संवाद या समन्वय नहीं किया, जिससे कई फ्रांसीसी इकाइयां एकजुट होकर काम करने के बजाय स्वतंत्र रूप से काम करने लगीं। हालांकि गठबंधन सेनाएं सफल रहीं और वाटरलू में नेपोलियन की हार ने नेपोलियन युद्धों का अंत कर दिया। वेलिंगटन ने उनकी जीत की कीमत को तुरंत नोट किया। उद्धरण, अपने पुराने दोस्तों, साथियों और अपने बेचारे सैनिकों को खोने का जो भयानक दुख मैंने सहा है, उससे मेरा दिल टूट गया है। मुझ पर विश्वास करो, एक हारी हुई लड़ाई के अलावा कुछ भी उतना दुखद नहीं हो सकता जितना कि एक जीती हुई लड़ाई।